हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं एनबीएस लैब अटेंडेड में जो पिछले साल कुछ क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करूँगा ताकि इससे आपको एक आइडिया मिल जाए कि किस किस चैप्टर को ज़्यादा फोकस करना है। तो आज मैं केमिस्ट्री से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आया हुआ है, जो पिछले साल आई थिंक 2021 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसी के बारे में डिस्कस करूँगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। जो पहला क्वेश्चन है कि इन वेरी कोल्ड क्लाइमेट some people keep burning in an अंगीठी inside the closed room to keep themselves warm। तो जनरली हम लोग क्या जानते हैं कि ठंड के मौसम में कहीं कहीं होता क्या है कि घर पे कुछ कोयला वोला जो है जला के छोड़ दिया जाता है ताकि घर जो है गर्म रहे। तो अगर उस रूम में कोई आदमी रहता है तो उसको क्या इफ़ेक्ट हो सकता है इसके से। तो यहाँ पे चार ऑप्शंस आप लोग देख पा रहे हैं कि कार्बन प्रेजेंट इन कोल बर्न्स टू प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड विच कॉजेज चोकिंग। Since room is closed, fresh air does not enter the room and there is lack of oxygen. Burning of coal uses all the oxygen present in air inside the room and there is lack of oxygen. Carbon present in coal burns in insufficient supply of oxygen in closed room to produce carbon monoxide which causes suffocation and choking. तो क्वेश्चन है कि अगर अंगीठी जलता है रूम में और उस रूम में अगर कोई आदमी है और रूम पूरा क्लोज्ड है तो उस केस में जो आदमी है उसको सफोकेशन होना शुरू होगा। तो उसका मेन कारण क्या है? चलो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ओके, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 4, जो कि कार्बन जब जलता है इन लैक ऑफ ऑक्सीजन, मतलब जब आपका ऑक्सीजन कम होता है तो उस केस में कार्बन प्रोड्यूस करता है कार्बन मोनोऑक्साइड, जो कि हमारे बॉडी के लिए बहुत ही हार्मफुल है। वो जब हम लोग इनहेल करते हैं तो हमारी बॉडी में जाके वो टॉक्सिक सब्सटेंस प्रोड्यूस करता है। ओके, तो ये जो चैप्टर जो है ये आपका क्लास 8 का है और ये कंबशन एंड फ्लेम। नेक्स्ट क्वेश्चन, नायलन इज यूज्ड फॉर मेकिंग सॉक्स एंड स्टॉकिंग्स, व्हिच प्रॉपर्टी ऑफ नायलन इज पुट टू यूज हियर। तो ये चैप्टर सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक्स, अगेन क्लास 8 का चैप्टर है। इसमें बोला जा रहा है कि नायलन को हम लोग यूज़ करते हैं सॉक्स में। तो नायलन का कौन सा प्रॉपर्टी हम लोग यूज़ करते हैं सॉक्स को बनाने के लिए? तो चार ऑप्शन है, हाई इलास्टिसिटी, रिंकल रेसिस्टेंस, हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ एंड लो वाटर रेटेंशन। तो इसका सही आंसर है हाई इलास्टिसिटी। तो नायलन को हम लोग सॉक्स में इसलिए यूज़ करते हैं, सॉक्स या फिर स्टॉकिंग्स में, क्योंकि इसका जो इलास्टिसिटी बहुत ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू अदर फाइबर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एवरेज डेली एनर्जी रिक्वायरमेंट ऑफ अ फैमिली इज़ 15,000 किलोजूल इन द मंथ ऑफ मार्च। अगेन ये चैप्टर जो है आपका कैलोरीफिक वैल्यूज से रिलेटेड है और आप बोल सकते हैं कि ये कंबशन एंड फ्लेम जो कि क्लास 8 का एक चैप्टर है। तो उसमें कैलोरीफिक वैल्यू के बारे में डेफिनेशंस है और इसको सॉल्व करने के लिए जनरली आप देख सकते हैं कि एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, तो इसको सॉल्व करने के लिए सिंपली आप यूनिटरी मेथड यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो क्वेश्चन है कि द एवरेज डेली एनर्जी रिक्वायरमेंट ऑफ फैमिली इज़ 15,000 किलोजूल इन द मंथ ऑफ मार्च। मतलब मार्च के महीना में 15,000 किलोजूल का एक आपका डेली रिक्वायरमेंट है एक फैमिली के लिए एनर्जी रिक्वायरमेंट। इफ़ दिस फैमिली यूजेस वुड एज डोमेस्टिक फ्यूल, अगर वो फैमिली लकड़ी यूज़ करता है एज अ फ्यूल खाना बनाने के लिए, तो एक महीना में कितने अमाउंट ऑफ लकड़ी और वुड ज़रूरत पड़ेगा ताकि वो जो है उसका एनर्जी का रिक्वायरमेंट पूरा हो जाए। और क्वेश्चन में दिया हुआ है कि वुड का जो कैलोरीफिक वैल्यू है वो 20,000 किलोजूल पर केजी है। मतलब अगर आप 1 केजी जलाएंगे लकड़ी को तो उससे 20,000 किलोजूल एनर्जी प्रोड्यूस होगी। तो इसका आंसर है 23.25 केजी और आप इसका सॉल्यूशन देख सकते हैं। तो जनरली मार्च के महीना में आपका 31 डेज़ होगा, तो अगर एक दिन का 15,000 किलोजूल का एनर्जी रिक्वायरमेंट है तो 31 डेज़ के लिए कितना होगा, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए 31 से, तो इसका आंसर आ जाएगा आपका 4,65,000 किलोजूल। देन 20,000 किलोजूल ऑफ एनर्जी अगर 1 केजी वुड प्रोवाइड करता है तो 4,65,000 किलोजूल कितने अमाउंट ऑफ वुड प्रोवाइड करेगा। तो सिंपली आप उसको डिवाइड कर दीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा 23.25 केजी।
नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ नेचुरल नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। अगेन ये जो चैप्टर है आपका क्लास 8 का ही, वुड, कोल एंड पेट्रोलियम। मतलब जनरली ये चैप्टर आपका फॉसिल फ्यूल्स है, जहाँ पे आप पढ़ेंगे रिसोर्सेज के बारे में, लाइक नेचुरल रिसोर्स के बारे में, मैन मेड रिसोर्स के बारे में, फिर आप नेचुरल में पढ़ोगे रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स के बारे में। तो क्वेश्चन है कि इसमें कौन सा नेचुरल नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स, मतलब जिसको हम लोग रिन्यू नहीं कर सकते, जिसको हम लोग बार बार यूज़ नहीं कर सकते। तो 4 ऑप्शन है, सोलर एनर्जी, विंड, सॉयल एंड मिनरल्स। तो इसका आंसर होगा मिनरल्स, क्योंकि आप जानते हैं कि सोलर, विंड अनरिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो ये चैप्टर अगेन क्लास 8 का है, तो केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो आप देख सकते हैं कि जो भी अभी तक क्वेश्चंस हम सॉल्व किए उसमें क्लास 8 का ही ज़्यादातर चैप्टर्स है, और मैं ऐसा नहीं बोलूँगा किसी की सिर्फ क्लास 8 में ही है, क्योंकि ये सब चैप्टर्स जो है ये आपका कोई भी क्लासेस में हो सकता है, क्योंकि ये कुछ बेसिक चैप्टर्स ही हैं। बट जो टॉपिक्स जो है मैं आपको जो जनरली बता रहा हूँ, ये जनरली आपका क्लास 8 का NCERT बुक आप देख सकते हैं, उसको आपको मिल जाएगा। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। टैप वाटर विथ सॉल्ट डिजॉल्व इन इट, मिल्क, प्योर वाटर एंड विनीगर। तो इसका आंसर होगा प्योर वाटर, क्योंकि प्योर वाटर में क्या होगा कि उसमें आयंस कंटेंट नहीं होता है। मतलब आप बोल सकते हैं कि प्योर वाटर में सिर्फ वाटर का ही मॉलिक्यूल्स होगा, और उसमें कोई भी मिनरल्स लाइक जो आपका जनरली होता है जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम या फिर कोई भी आयंस जो है उसमें प्योर वाटर में प्रेजेंट नहीं होगा, इसलिए ये पुअर कंडक्टर होगा इलेक्ट्रिसिटी का। नेक्स्ट क्वेश्चन, फायर कॉजेस बाय बर्निंग ऑफ ऑयल कैन नॉट बी एक्सटिंग्विश्ड विथ वाटर, वाई इज़ दिस सो। ये क्वेश्चन जो है अगेन आप बोल सकते हैं कि कंबशन एंड फ्लेम्स है, जहाँ पर आप पढ़ोगे कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ फायर्स एंड हाउ टू एक्सटिंग्विश इट। तो उसमें से एक टॉपिक भी है उसमें कि इफ़ देयर इज़ अ फायर कॉज्ड बाय ऑयल और पेट्रोल, देन इन दैट केस हम लोग उसमें वाटर यूज़ नहीं करते। तो क्या इसका रीज़न है? इसका मेन रीज़न है कि अगर हम लोग वाटर अगर यूज़ करेंगे जो तेल से लगे हुए आग को बुझाने के लिए, तो जनरली आप जानते हैं कि तेल बहुत ही हल्का होता है, तो वो पानी के ऊपर तैरना शुरू कर जाएगा, तो इससे आग बुझेगी नहीं, वो पानी के साथ साथ और फैल जाएगा। इसका 4 ऑप्शन है, बिकॉज ऑयल विल डिजॉल्व इन वाटर, जो कि पॉसिबल नहीं जानते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन नंबर 2, बिकॉज रिएक्शन बिटवीन ऑयल एंड वाटर रिलीज सो मच हीट दैट इज सफिशिएंट टू प्रोवाइड द इग्निशन टेम्परेचर ऑफ ऑयल, ये भी नहीं होगा। थर्ड, बिकॉज ऑयल बीइंग इनसॉल्युबल इन वाटर and lighter than water will float over water and keep burning। लास्ट ऑप्शन है, बिकॉज ignition temperature of oil is very low and it will keep burning even when water is poured over it। इसका सही आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, जो कि मैंने बताया कि ऑयल जो है बहुत ही हल्का होता है पानी से, तो वो पानी के ऊपर जो है तैरना शुरू करेगा और पानी के साथ साथ वो और स्प्रेड कर जाएगा, तो आप आग बुझाओगे नहीं, आप जो है आग को बढ़ा दोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन नेचर पेट्रोलियम इज़ फाउंड ट्रैप्ड बिटवीन 2 इम्परवियस रॉक्स। अगेन ये चैप्टर जो है आपका कोल एंड पेट्रोलियम से है, जो कि एक नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स है। तो जनरली जब हम लोग जब ड्रिल किया जाता है तो उस केस में देखा जाता है कि पेट्रोलियम जो है वो 2 इम्परवियस मतलब इम्परवियस रॉक्स के बीच में पाया जाता है। तो यहाँ पे एक करेक्ट सीक्वेंस आपको चूज़ करना है फ्रॉम बॉटम टू टॉप, मतलब किस किस चीज़ का लेयर रहेगा। तो आप यहाँ पे 4 ऑप्शंस देख पा रहे हैं, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा सबसे नीचे रहेगा सलीन वाटर, मतलब जो सॉल्टी वाटर, उसके ऊपर रहेगा पेट्रोलियम और सबसे ऊपर क्या होगा नेचुरल गैस। मतलब जब ड्रिल किया जाएगा तो सबसे पहले क्या मिलेगा नेचुरल गैस, उसके बाद क्या मिलेगा पेट्रोलियम, और लास्ट में क्या होगा सॉल्ट वाटर मिलेगा। ये फिगर है, इस फिगर को आप देख सकते हैं कि जब ड्रिलिंग किया जाता है तो सबसे पहले गैस आता है जिसको आप नेचुरल गैस बोल सकते हैं, उसके बाद फिर पेट्रोलियम ऑयल है, और उसके बाद जो है आपको वाटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल्स इज़ नॉट मैलिएबल बट इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो ये मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का है क्वेश्चन, क्योंकि उसमें मैलिएबल का बात किया जाएगा। मैलिएबल मतलब आप ये बोल सकते हैं कि जब हम ये एक मेटल का प्रॉपर्टी है जिसके चलते हम लोग मेटल को एक थिन शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं।
फॉर एग्जांपल गोल्ड का जो होता है फॉयल होता है, एल्युमिनियम का फॉयल होता है, सिल्वर का फॉयल। तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं कि सिल्वर या फिर गोल्ड को या फिर एल्युमिनियम को हम लोग कंप्रेस करके, कंप्रेस नहीं मतलब उसको आप बोल सकते हैं कि उसको हम लोग प्रेस करके बाय हैमरिंग उसको हम लोग शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे 4 ऑप्शंस है कि किसको हम लोग शीट में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं लेकिन वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकता है। तो कोक, ग्रेफाइट, गोल्ड एंड टिन। यहाँ पे जो कोक है, कोक एक कार्बन का फॉर्म है। जब हम लोग कार्बन को हीट करते हैं इन एब्सेंस ऑफ एयर तो उससे कोक प्रोड्यूस होता है। तो इसका सही आंसर है ग्रेफाइट। तो ग्रेफाइट आप जानते हैं कि एक नॉन मेटल है, फिर भी ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इसलिए ये मैलेबल नहीं है, इसको हम लोग शीट में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं लेकिन फिर भी जो है ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे देखिए फिगर दिया हुआ है। मैलेबिलिटी हम लोग मैलेबिलिटी किसको बोलते हैं? तो जब हम लोग यहाँ पे गोल्ड का एग्जांपल दिया हुआ कि इसका अगर हैमरिंग कीजिएगा तो एक पतले से शीट में कन्वर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम कोल इज़ यूज्ड फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ सम मेटल्स फ्रॉम देयर ओर्स। तो जो कि अभी मैंने बताया कि कोल को जब हम लोग हीट करते हैं तो उसमें से बहुत सारे प्रोडक्ट्स निकलता है, जैसे कोक, कोल गैस, कोल tar और एक एमोनियाकल लाइकोर। तो कोल को हीट करने के बाद वो कौन सा प्रोडक्ट निकलता है जिसका यूजेस हम लोग मेटल का एक्सट्रैक्शन के लिए यूज़ करते हैं। मतलब आप बोल सकते हैं कि हम लोग मेटलर्जिकल प्रोसेस में कोल का कौन सा प्रोडक्ट को यूज़ करते हैं। तो 4 ऑप्शन है, कोक, कोल गैस, कोल tar और नैप्थलीन। तो यहाँ पे जो नैप्थलीन जो है ये आपका एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसको हम लोग बना सकते हैं फ्रॉम द कोल tar। बट ये जो कोक, कोल गैस और कोल tar है ये जनरली प्रोडक्ट्स है जो कि कोल से मिलता है जब हम लोग कोल को हीट करते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा कोक। तो कोक जो है ये एक प्रोडक्ट है जो कि हम लोग इसको मेटलर्जिकल प्रोसेस में यूज़ करते हैं फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स। यहाँ पर देख सकते हैं कि कोल का डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन हो रहा है, तो उससे क्या क्या निकल रहा है आपका कोक, कोल tar, कोल गैस एंड एमोनिकल लाइकोर। और इसी में ही जो कोक है उसको हम लोग यूज़ करते हैं फॉर द एक्सट्रैक्शन। व्हाट इज़ मार्बल कैंसर? फॉर्मेशन ऑफ लम्प्स ऑफ मिनरल डिपॉजिट ऑन मार्बल सर्फेसिस। मतलब मार्बल के सरफेस के ऊपर कुछ जम जाएगा, कुछ एक्यूमुलेट हो जाएगा। फॉर्मेशन ऑफ स्मॉल पिट्स, मार्बल के सरफेस के ऊपर जो है छोटा छोटा गड्ढा हो जाएगा। येलोइंग ऑफ वाइट मार्बल एंड ब्लैकनिंग ऑफ वाइट मार्बल। तो जनरली मार्बल कैंसर है क्या? तो मार्बल कैंसर मतलब होता है कि जब आपका मार्बल के ऊपर थोड़ा थोड़ा छेद हो जाता है, मतलब स्मॉल पिट्स जब फॉर्म होता है उसको हम बोलते हैं मार्बल कैंसर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। और आप इस फिगर में देख सकते हैं कि कैसे एक ये मार्बल है और देखिए इसमें कैसे पोर्स हो गया। ओके,